Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4 which is Short Term Programs in Human Resource and Evaluation. This is Unit 4 from Block 1 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. Today we are going to start part 1. If you will look at the index, I have divided the whole index into 3 sections: pink, blue and green. First part will cover pink section, second part will cover blue section, and third part will cover green section. So since this chapter is quite big, that is why I have divided into 3 parts. So this is your first part. Let us start with the first part. So इस यूनिट में हम समझने वाले हैं कि जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, एंड देन और क्या क्या चीज़ें हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को करना पड़ती है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स को देखते हुए. तो जो भी मैनेजर होते हैं उनको तरह तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्लान करने पड़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए, सो दैट उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाएं जिसमें वो एक्सपर्ट बन जाए, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज़ की डिमांड है जिसमें हम उनको एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं. हो सकता है वो डिमांड रीलोकेशन की हो कि जब उसको दूसरी जगह पे भेजा जा रहा है. हो सकता है डिमांड मोबिलिटी की हो कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, या एम्प्लॉयज़ का डिफरेंट कल्चर्स के बीच में इंटरेक्ट करना हुआ, या अपने कोलीग्स के साथ इंटरेक्शन हो गया, या एथनिक ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन हो गया, डिफरेंटली एबल्ड के साथ इंटरेक्शन हो गया, विमेन वर्कर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो गया, एज को देखते हुए इंटरेक्शन हो गया. तो तरह तरह के इंटरेक्शंस एम्प्लॉयज़ के आपस में होते हैं. सो उसके लिए कैसे ह्यूमन रिसोर्स उनको ट्रेन कर रहा है वो सब एचआर संभालेगा कि क्या करना है, कैसे करना है. और अगर हमारे को सपोज डिमांड है कि हाई क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है, तो फिर मैनेजमेंट को किस पे वर्क करना पड़ेगा? उनको वर्क करना पड़ेगा कि क्वालिटी कंट्रोल पे ट्रेनिंग दी जाए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग दी जाए, टीम बिल्डिंग पे ट्रेनिंग दी जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, असर्टिव ट्रेनिंग. ये सारे एसेंशियल पार्ट हो जाते हैं जब हम क्वालिटी पे वर्क करते हैं, चाहे सर्विस पे या फिर गुड्स की क्वालिटी पे वर्क करें. तो ये सारे सेक्शंस पे वर्क करना पड़ जाता है. कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम्स भी होते हैं सो दैट एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है और उसकी जो लाइफस्टाइल है उन पे हम काम कर सके. बिहेवियर और लाइफस्टाइल हम सिर्फ ऑफिस लाइफ के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन होम लाइफ या सोशल लाइफ में भी उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है. सो मेन ऑब्जेक्टिव इन सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का यही होता है कि एम्प्लॉय की जो है स्किल्स बढ़ा दी जाए, उनकी नॉलेज बढ़ा दी जाए, वो किसी तरह से एबिलिटीज़ उनमें बढ़ जाए, सो दैट टोटल जो अगर एम्प्लॉय एंड और एम्प्लॉयर का कोऑपरेशन मिलेगा तो हर एक चीज़ अचीवेबल लगने लग जाती है. शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स का मेन एम यही होता है कि कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाना एम्प्लॉयज़ में, और उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं. और बेसिकली जब भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो वो एम्प्लॉय की स्किल को देखते हुए होता है कि एम्प्लॉय में हम क्या चीज़ डालना चाहते हैं. जैसे कि सपोज अगर कोई एम्प्लॉय आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, ओवरसीज प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, तो उसको ट्रेन करना ज़रूरी है कि जहाँ वो जा रहा है, जिस कंट्री में जा रहा है, वहाँ का जोग्राफिकल एरिया किस तरह का है, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स किस तरह के हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह का चल रहा है, लीगल एस्पेक्ट्स, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ों की हम ट्रेनिंग देते हैं सो दैट वो नई कंट्री में अच्छे से एडजस्ट हो जाए और उसको कल्चर शॉक ना लगे. कल्चर शॉक मतलब किस तरह के उसका बिलीफ सिस्टम है और उस कंट्री में किस तरह के चलते हैं, तो दोनों में जब वेरिएशन होता है तो हमें कल्चर शॉक लगता है, हमें धक्का लगता है कि ये क्या हो गया, हम तो क्या सोच रहे थे, हुआ क्या. तो वो ना हो, इस वजह से उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. फिर बहुत सारे वर्क फोर्स है, वेराइटी ऑफ वर्क फोर्स आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो मैनेजर होते हैं और बाकी के जो कोलीग्स हैं उनको ट्रेन करना कि कैसे डाइवर्सिटी को हैंडल करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. कस्टमर्स की जब हाई डिमांड आ जाती है किसी चीज़ की, तो कैसे बिजनेस में स्टे करना है, कंपटीशन को कैसे फेस करना है, इसमें मैनेजमेंट जो है वो ट्रेनिंग देता है एम्प्लॉयज़ को कि कैसे क्वालिटी गुड्स को निकालना है,
बनाना है, देन एफिशिएंटली कैसे टीम्स में वर्क करना है, गुड इंटरपर्सनल स्किल को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट का ही काम होता है करने का। सो जब एफिशिएंटली ये वर्क करेंगे और अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी तो ऑटोमेटिकली ये बिजनेस में स्टे कर जाएंगे, क्योंकि अच्छे से कोऑर्डिनेशन से ये वर्क कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ना उनमें ऑफ कोर्स सफिशिएंट अगर स्टाफ नहीं है, अगर डिमांड बढ़ गई किसी प्रोडक्ट की और सफिशिएंट स्टाफ नहीं है तो इंटरिम स्टाफ लाना पड़ता है, फिर उनको ट्रेन करना, उनको रिहेबिलिटेट करना, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ही आता है। तो तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, कुछ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं जिसको हम समझेंगे। क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग, कंपनीज जो हैं वो ग्लोबल जा रही हैं, बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिकली हम एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन करते हैं, लेकिन इसके अलावा एम्प्लॉयज़ को इंटरनेशनल असाइनमेंट में जाने से पहले कुछ हैबिट्स के ऊपर वर्क करना होता है, कुछ प्रैक्टिसेस पे वर्क करना होता है, जैसे कि वर्क मोटिवेशन, प्रॉफिट मोटिवेशन, निगोशिएटिंग स्किल्स, गिफ्ट गिविंग कस्टम्स, ईटिंग, ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज, हॉलीडेइंग, ये सारी चीज़ों पे उन्हें ट्रेन किया जाता है। तो एम्प्लॉयज़ अगर इन एरियाज में ट्रेन हो गए, जैसे एटिकेट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, सो ओवरसीज प्रोजेक्ट्स में जब वो जाते हैं तो उनको दिक्कत नहीं आती, वो उनको कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं। जब भी ट्रेनिंग जब देते हैं ना, तो ये स्पेसिफिकली जब हम इंडियंस की बात करें तो अपने इंडिया में डाइवर्सिफाइड कल्चर है, तरह तरह के कल्चरल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, कंपनीज में वर्क करते हैं। सो उनके बिलीफ सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनसे एसोसिएटेड होते हैं, वो अपने बिलीव्स को लेकर आते हैं। तो जब वो इंडिया से बाहर कहीं जाते हैं तो उनको बड़ा मुश्किल होता है कि वो कैसे दूसरे कल्चर को समझे, उनके न्यू मेथड्स क्या हैं। सो उसको कभी कभी कल्चर शॉक भी लग जाता है, ऑल बिकॉज वहाँ की सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो सक्सेसफुल फॉरेन असाइनमेंट तभी होता है जब उन्हें वहाँ के कल्चर और मेथड्स के बारे में पता हो। सो अगर मान लो एम्प्लॉय नहीं कर पाया, वो कल्चर शॉक लग गया उसको वहां जाके, तब क्या होगा? तो ऑफ कोर्स कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल, फाइनेंसेस, सब में लॉस है, नुकसान हो जाएगा। सो इन सबको बचाने के लिए कंपनी का ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सी बन जाती है कि वो एम्प्लॉयज़ को इन सब चीज़ों में ट्रेन करे। तो जब भी हम ओवरसीज असाइनमेंट के लिए ट्रेनीज को एम्प्लॉय करते हैं, सो वो उस पे आज वैसे तो लोग अब एट प्रेजेंट ध्यान देने लगे हैं, कंपनीज ध्यान देने लगी हैं, लेकिन वो इतना पॉपुलर भी नहीं है। तो हमेशा कंपनीज को ध्यान रखना पड़ता है कि प्रिपरेटरी ट्रेनिंग हमने दी है कि नहीं दी है। जो भी प्रिपरेटरी ट्रेनिंग डिज़ाइन की जा रही है, डेवलप की जा रही है, उसको उसका सिस्टमेटिक अप्रोच किया जाए, सिस्टमेटिकली उसकी अप्रोच होनी चाहिए। तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर वर्क करती हैं कंपनीज। एंड देन स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किस तरह के होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंटर्स से बताया है। नंबर 1, ट्रेनिंग नीड ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, जिसको ट्रेनिंग देना है वो उसकी नीड्स क्या क्या है, किस बात पे उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। सेकंड, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग गोल, अब जब आपको ये पता चल गया उनकी नीड क्या है, तब हम एक गोल सेट करेंगे जो उनकी नीड से रिलेटेड होगा। एंड देन केयरफुल डिज़ाइन करेंगे, केयरफुली हम डिज़ाइन करेंगे कि कैसे उस गोल तक अचीव करना है, गोल को कैसे अचीव करना है। सो जब भी हम किसी इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए किसी एम्प्लॉय को भेजते हैं ना, तो उसकी प्रोफाइल को पहले एसेस किया जाता है, देखा जाता है कि उसकी कॉम्पिटेंसी कैसी है। जब उसकी कॉम्पिटेंसी हमें पता चल जाती है, मतलब हमें ये पता चल जाता है किस लेवल पे है वो, तब हम उसके बेसिस पे एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। सो जो आइडियल लोग होते हैं, जो आइडियल लोग मतलब जो बेसिकली हम चाहते कि इस तरह के लोग इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए बहुत सही है, ऐसे लोगों को हम आइडियल पीपल कहेंगे। तो आइडियल पीपल जो है उसकी डेफिनेशन में हम क्या डाल रहे हैं, एक तो उस जिस भी पर्सन को हम आइडियल पर्सन बनाना चाहते हैं वो स्पेसिफिक असाइनी जो होगा उसकी नीड्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर जिसने ऑलरेडी अब्रॉड में काम किया है उससे हम पूछेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने असाइनी में डाल सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। एंड अगर कुछ चीज़ें ऐड या डिलीट करने वाली होंगी तो हम वो डिलीट या ऐड करेंगे इवेल्युएट करने के बाद। सो ऐसी कॉम्पिटेंसीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए, वो कौन कौन सी है वो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट डाउन किया है। लीडरशिप स्किल्स, इनिशिएटिव, emotional stability, motivation, ability to handle responsibility, cultural sensitivity to handle stress,
फ्लैक्सिबिलिटी, ये सारी कॉम्पिटेंसीज उसके अंदर होनी चाहिए। जो इंटरनेशनल स्टाफ की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता है वो एक प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ वन टाइम अफेयर कि एक बार दे दिया बस काम खत्म हो गया। सो कॉम्पिटेंसीज जो चाहिए होती है हमें, वो एबिलिटीज एंड एटीट्यूड को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि ये कॉम्पिटेंट है या नहीं है। एंड देन डेवलपमेंट और स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें टाइम टू टाइम उन्हें कुछ ट्रेनिंग में डालना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। तो जो प्रिपरेशन होता है ग्लोबल असाइनमेंट्स के लिए, ये बहुत पहले करियर में शुरू हो जाना चाहिए, और ये फेज्ड भी हो सकता है और क्यूमुलेटिव भी अप्रोच हो सकती है। सो फेज्ड और क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है? जैसे फेज्ड में क्या होता है, आपने एक चीज़ पहले सिखा दी, फिर अगली बार दूसरी चीज़ सिखा दी, फिर तीसरी चीज़ सिखा दी, तो फेजेस में ये हो गया। क्यूमुलेटिव में क्या हुआ, जो पहली चीज़ सिखाई थी उसको दोबारा दूसरी चीज़ सिखाते टाइम उसको ऐड कर लिया उसमें, तो इकट्ठे होते जाएंगी सारी चीज़ें, तो वो क्यूमुलेटिव अप्रोच हो जाएगी। नाउ गोल ऑफ क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग, हमेशा जब भी हमें ये पता चल जाता है कि इंटरनेशनल असाइनी जो है, इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए जो जिसको भी हम भेज रहे हैं उसकी नीड्स क्या हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि गोल सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना कि कैसे उसके ऊपर काम कर सके। तो जो गोल होता है क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग में, उसमें ट्रेनिंग को प्रॉपर नॉलेज स्किल्स हम डेवलप कर सकें, उसमें एटीट्यूड डाल सके, सो दैट जब भी वो इंटरनेशनल असाइनमेंट में अपना हाथ डाले तो उसको सक्सेस ही मिले। सो किस तरह से इफेक्टिवली वो एडजस्ट हो पाएगा, इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा, वो 3 स्टेप्स में हम कर सकते हैं। नंबर 1 पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट, उसको जब भी वो वहाँ पहुंचे तो वो खुश और सेटिस्फाइड फील करे अब्रॉड की सिचुएशन में। सेकंड प्रोफेशनली इफेक्टिव, प्रोफेशनली इफेक्टिव मतलब अपने टास्क को सही से परफॉर्म करे, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपेटिटिवली उसको परफॉर्म करे। देन इंटरपर्सनल स्किल्स, एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसे उसका बिहेवियर जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं है जब वो दूसरों से इंटरेक्ट कर रहा है, इन चीज़ों के लिए हम उसको ट्रेन करते हैं। तो जो मेथड यूज होते हैं ट्रेनिंग में, वो सिमुलेशन के हो सकते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के हो सकते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस हमने प्रोग्राम की हुई है। एंड देन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जिससे वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सके, मतलब सामने वाले का क्या बिहेवियर है उसके बेसिस पे अपना मॉडिफिकेशन कर सके बिहेवियर का, वो उसके लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हमें देनी पड़ती है। देन फील्ड एक्सपीरियंसेस कैसे हैं उसको वो किस तरह से हैंडल कर रहा है, परसीव कर रहा है, वो उसकी ट्रेनिंग। एंड और जॉब पर जब वो है तब वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग जो है वो एक प्रोसेस है, वो हमेशा हमें फेज्ड अप्रोच फॉलो करनी चाहिए जब हम इसको ट्रेनिंग को देते हैं। नाउ नेक्स्ट फेजेस इन क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग। सो अभी हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने पहले नीड पता करी, फिर हमने गोल सेट किया, और हम अब फेजेस की बात करेंगे कि कैसे हम ट्रेनिंग को अंजाम तक लेके जाएंगे। नंबर 1 जो फर्स्ट फेज इसमें आएगा वो है कि जैसे ही हमारे को पता चल गया कि हम किसको भेजना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय हमने सिलेक्ट कर लिया, उसको उसकी अब एबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मेन फोकस वही होता है कि उसकी एबिलिटीज़ को हम और स्ट्रॉन्ग कर दें इंटरनेशनल करियर एंड मोटिवेशन के तौर पे, कि वो मोटिवेटेड रहे जब वो वर्क करे वहाँ पे। सेकंड फेज होता है कि स्पेसिफिक स्किल्स जो उस असाइनमेंट के लिए चाहिए, और उस कल्चर, जिस कल्चर में वो काम करेगा होस्ट कंट्री में जाके, उसकी नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा लॉजिस्टिकल इंफॉर्मेशन होना और बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में भी उसको पता होना चाहिए। सो जब भी और जितने भी प्रोसीजर्स करने होंगे वो सारी चीज़ें उसको सिखाई जाएंगी। ट्रेनिंग जब भी हम देते हैं तो हमें ये भी उसको सिखाना होगा कि निगोशिएशन कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे करना है, उनकी स्किल्स भी हम देंगे। क्योंकि अगर सपोज कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इशू आ गया या प्रॉब्लम आ गया, तो वही होगा जो वहाँ पे होगा, और वो कैसे कोप करेगा उन सिचुएशन से। दैट इज़ वाई उसको निगोशिएशन स्किल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल भी सिखानी पड़ती है। अगेन ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, अगर हम
होस्ट कंट्री के लोगों को भी इस ट्रेनिंग में, कल्चरल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कर लें। स्पेसिफिकली जिस लोकल एरिया में वहाँ वो जाएगा, वहाँ के लोगों का अगर कोऑपरेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे उसको ज़्यादा पता चलेगा कि होस्ट कंट्री के बारे में। इवन होस्ट कंट्री के जो नेशनल्स हैं वो भी इस ट्रेनिंग में आ सकते हैं, बिसाइड्स कि वो खुद उनकी कंट्री के लोगों से सीखे, उनके कंट्री के लोगों को भी कुछ सीखना ज़रूरी है। अगेन एक और चीज़ जो हम जिस फैक्टर पे वर्क कर सकते हैं वो ये कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं होस्ट कंट्री की लैंग्वेज, कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के बारे में, अगर हमारा एम्प्लॉई, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जा रहा है, हो सकता है अपने हस्बैंड वाइफ या किसी और के साथ जा रहा हो, तो जिसके साथ भी वो जा रहा है उसको भी हम अगर ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कर सके तो ये भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है। Now, the next phase is designing the training programs. ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं? तो जो फर्स्ट लेवल होता है ट्रेनिंग का, वो होता है कि हमारा जो मेन फोकस होता है कि होस्ट कंट्री के कल्चर, लैंग्वेज, पॉलिसीज, बिजनेस, ज्योग्राफी, रिलीजियस वैल्यूज़ और हिस्ट्री, इसके बारे में हम लर्निंग करवाएं। जिसको भी हम भेज रहे हैं, जिस एम्प्लॉय को हम भेज रहे हैं दूसरी कंट्री में, उसको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए उस कंट्री के। और ये कैसे हम सिखाएंगे उसको? हम सेमिनार के थ्रू, वीडियोस, वो उसी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके साथ मीटिंग करवा के सिखा सकते हैं। और ये असाइनमेंट के शुरू होने से पहले का प्रोसेस होता है कि जब हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं उस कल्चर के बारे में। सेकेंड लेवल होता है कि असाइनमेंट जिस असाइनमेंट के लिए वो उस कंट्री में जा रहा है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का असाइनमेंट लेके, उसके बारे में उसको सिखाना कि हम क्या क्या टेक्निकल मैनेजरियल नॉलेज चाहिए है, क्या पोजीशन पे वो वर्क करेगा उसके बारे में। एंड ये जब वो कंट्री छोड़ने वाला होगा उससे पहले हम सिखाएंगे ये असाइनमेंट के बारे में। तो अब उसको कंट्री छोड़ने से पहले दो चीज़ें पता चल चुकी हैं। पहला, जिस कंट्री में जा रहा है वहाँ के कल्चर के बारे में सारा कुछ भी, जो भी बैकग्राउंड है वो, एंड दूसरा उसका असाइनमेंट क्या है, उसका काम क्या है। अब थर्ड लेवल क्या आ गया कि उस पर्सन को न्यू जॉब के लिए और न्यू लोकेशन के लिए प्रिपेयर करना। स्पेसिफिकली ये काम कौन करेगा? जिस इंसान को वो रिप्लेस कर रहा है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का सपोज कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी वहाँ काम कर रहा था सेम प्रोजेक्ट पे, अब जब ये वहां पहुंचेगा तो उसको हैंड ओवर किया जाएगा। ए एम्प्लॉय वो है जो यहाँ से जा रहा है और बी एम्प्लॉय वो है जो पहले से वहां पे था। तो बी एम्प्लॉय जो है वो ए एम्प्लॉय को सारा चीजें सिखाएगा, न्यू जॉब के बारे में, न्यू लोकेशन के बारे में बताएगा। ये तब होगा जब वो वहां लैंड कर चुका होगा दूसरी कंट्री में। फोर्थ लेवल होता है कि उसको ये भी सिखाया जाएगा कि न्यू एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, और उसको पूरा असिस्ट किया जाएगा। तो असिस्ट कौन करेगा? बी करेगा, ए को असिस्ट करेगा। फिफ्थ लेवल क्या हो गया कि जब पूरा असाइनमेंट हो गया या फिर चल भी रहा है और बीच में वेकेशन में वो वापस अपने घर आना चाहता है, तो दोबारा उसको घर कैसे आना है, किन लोगों को घर पे कांटेक्ट करना है, कैसे वो अपनी वेकेशंस प्लान कर सकता है, वो सारी चीज़ें फिफ्थ लेवल पे सिखाई जाएंगी। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोग्राम है ये कंप्लीट डिप्लॉयमेंट साइकिल होती है एक तरह की, और इसको हम करियर डेवलपमेंट प्लान की तरह भी देख सकते हैं। नाउ डाइवर्सिटी ट्रेनिंग। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयज़ वर्क करने आ जाते हैं, जैसे कि मतलब कि ग्लोबल मार्केट है तो ऑब्वियसली जगह जगह से लोग आके वर्क करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। सो इट कैन बी विमेन, इट कैन बी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, रिटायर्ड वर्क फोर्स हो सकती है, यंग वर्कर्स हो सकते हैं। यंग वर्कर्स मतलब 19 to 22 ईयर्स ऑफ एज वो यंग वर्कर्स होंगे, तो उनकी नीड्स भी डिफरेंट होंगी। सो मैनेजर्स जो हैं उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है डाइवर्सिटी को कैसे हैंडल किया जाए, और रेसिज्म, एजिज्म, सेक्सिज्म, ये सारी चीज़ों को हैंडल करना मैनेजर का ही काम है। सो बहुत सारी चीज़ों पे ट्रेनिंग देनी होती है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लेजिस्लेटिव कंप्लायंसेस, मतलब कि जो हमारे लॉज में ऑलरेडी मेंशन्ड है उसको फॉलो करना। सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, कोई रेशियल या डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन ना होना, ये इम्पॉर्टेंट है। जेंडर, एथनिक स्टेटस,
डिसेबिलिटी डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें उस कंट्री में किस तरह का गवर्नमेंटल लॉज है उसको फॉलो करते हुए सिखाना ज़रूरी है मैनेजर्स को, एंड वर्किंग एंड नॉन वर्किंग जो भी ग्रुप्स हैं उन सबको सिखाना ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है कि ये लॉज है, इसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। इवन एज एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो भी इसी के अंदर लाई करता है लेजिस्लेटिव कंप्लायंस में। सो कोई भी कंपनी जो इन सब चीज़ों को फॉलो करती है, जहाँ पे हेट्रोजीनियस मार्केट भी है एंड कस्टमर्स भी हैं, मतलब जहाँ से उनको काम मिल रहा है और जिनको वो सर्व करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में ही ये सारी डाइवर्सिटी आती है। तो जब अगर सारे एम्प्लॉयज़ को डाइवर्सिटी ट्रेनिंग होगी तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना पॉसिबल है, बहुत आराम से मिल जाएगा। सो ये हेल्प करता है जब भी हम इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं तो ये हेल्प करता है कि डिफरेंट लोग आपस में मिक्स होके वर्क कर सके, एक दूसरे को वैल्यू कर सके, ऐसा एनवायरनमेंट उन्हें मिले जहाँ पे वो ग्रो करें, इनोवेटिव आइडियाज आ सके, क्योंकि हर एक इंसान अलग तरीके से सोच सकता है। डाइवर्सिटी को अगर इंक्लूड करेंगे तो ऑब्वियसली उनके खुद के भी अपने आइडियाज होंगे, वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है एंड ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग भी फास्टर हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट इसी में डाइवर्सिटी ट्रेनिंग में आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी ट्रेनिंग। डाइवर्सिटी ट्रेनिंग के क्या क्या कंपोनेंट होता है, तो एक मॉडल है जिसके बारे में बात किया है, मॉडल है ASKE, ASK मॉडल। तो ए से इसका फुल फॉर्म है ए से एटीट्यूड्स, एस से स्किल्स, के से नॉलेज एंड ई से इमोशंस। सो ये जो मॉडल है ये इसको हाईलाइट किया था डेविड एब्स्टॉन ने, और जो 4 एलिमेंट्स है इसके ये आइडेंटिफाई किए थे फ्रेम ने 2001 में। सो अब इसको हम समझेंगे कि क्या होता है। एटीट्यूड्स का मतलब होता है जब हम अपने और दूसरों के एटीट्यूड्स को समझते हैं और सबके एटीट्यूड के लिए ओपन होते हैं। एटीट्यूड इस आज के मॉडल में ए का ये मतलब है। स्किल्स का क्या मतलब होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टीम वर्क, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये वाले स्किल्स। नॉलेज में क्या आ रहा है, लेजिस्लेशन, कंपनी पॉलिसी, प्रोसीजर्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें नॉलेज में आ जाएंगी। एंड देन इमोशंस में यानी रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस, इनको इंस्टिल करना, ये 4 कंपोनेंट्स है। तो डाइवर्सिटी ट्रेनिंग जो होती है ये किसी भी मैनेजेरियल लेवल पे तो आप दे ही रहे हो, मैनेजर्स को चाहिए, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, नॉन मैनेजेरियल स्टाफ के लिए भी जरूरी होती है। नाउ कमिंग टू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, जब हम आपको कोई काम दे रहे हो और काम के बदले आपको पेमेंट मिल रहा है, जैसे इंटर्नशिप होता है उसी तरह का कुछ। तो जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है ये जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की इंटेंशन से शुरू की गई थी, जिसमें जो ट्रेन टेक्निकल मैन पावर बढ़ जाए, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाए और एक स्किल्ड एम्प्लॉय किसी को मिल सके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके, इस इंटेंशन से ये शुरू की गई थी ट्रेनिंग। अप्रेंटिस एक्ट 1961 में सबसे पहली बार बना था और इसमें एम्प्लॉयज को यही डायरेक्ट किया गया था कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री में वो जा सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं और उसके बदले उनको पेमेंट भी मिलेगा, जो भी मिनिमम स्टाइपेंड उस वर्क के बदले उनको मिलना जायज है उस हिसाब से मिलेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, जिसे DGET भी कहते हैं, ये भी बना हुआ था। उन्होंने कुछ जनरल पॉलिसीज बनाई थी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बदले, कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में कुछ पॉलिसीज बनाई, स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए उसके बारे में बताया, सिलेबस प्रिपेयर किया कि क्या सिखाया जाएगा उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में, एंड देन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसको सिखाएंगे, कौन से इंडस्ट्रियल सुपरवाइजर्स होंगे, किस तरह से एग्जामिनेशन होगा, सर्टिफिकेशन कैसे इशू होगा, ये सारी चीज DGET ही करता है। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इसमें लाई करती है कि कौन क्या करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो जाएगी। मतलब उन्होंने तो ये सेट कर दिए रूल किस कौन क्या करेगा, लेकिन आगे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं, अप्रेंटिसशिप
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं, तो वो सारी ट्रेनिंग्स ना ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ के अंदर चली गई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही बाकी इंस्टीट्यूट्स को देख रही है, प्रोग्राम्स को नोटिस कर रही है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी 2 एडवाइजरी बॉडीज बनाई थी, एस्टेब्लिश की थी। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स जो 1957 में बनी थी, और दूसरी थी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल जो अप्रेंटिसशिप स्कीम कैसे करेंगे वो बनाने के लिए बनाई गई थी। सो अभी आपको क्लैरिटी हुई होगी कि कैसे कैसे DGET पूरे रूल्स रेगुलेशन सेट करता है, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होंगे, सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे वो करता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में काम करता है। एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उसने फिर 2 बॉडीज भी बनाई, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स और सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, ये दोनों बनाई। ये दोनों जो बनाई वो एक्ट के अगेंस्ट बनाई, जो एक्ट अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ऊपर हमने पढ़ा था उसके अगेंस्ट बनाई गई। ये जो बॉडीज हैं ये एडवाइस करती हैं गवर्नमेंट को कि किस तरह से ट्रेनिंग पॉलिसीज बनानी है, कैसे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड सेट करने हैं, स्टैंडर्डाइजेशन टूल्स कौन से होने चाहिए, इक्विपमेंट कौन से होने चाहिए, और उससे रिलेटेड कोई भी इशू है वो सब। तो ये 3 पार्टीज हो गई। ये तीनों पार्टीज जो होती है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की इंडस्ट्री एंड लेबर को रिप्रेजेंट करती है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के। और DGET जो है ये जब भी ट्रेनिंग करती है क्राफ्ट्समैन की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, वो जो ट्रेनिंग होती है वो 6 मंथ से लेके 2 इयर्स तक की होती है। जो भी सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा उसको फिर एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होगा, जिससे वो इस सर्टिफिकेट से ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी अपना काम शुरू कर सकता है। इसमें 4 मॉडल जो है, 4 मॉडल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बताए गए हैं जो 1981 से 82 के बीच में स्टैब्लिश हुए थे, जो क्राफ्ट ट्रेनिंग और मॉड्यूलर ट्रेनिंग के साथ काम करते हैं। दोनों तरह की ट्रेनिंग को एक साथ इकट्ठा करके करते हैं। 4 मॉडल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो 4 हैं काउंट में, वो बनाए गए थे 1981-82 में, सो दैट जो क्राफ्ट ट्रेनिंग मिल रही है वो मॉड्यूलर ट्रेनिंग के साथ मिल सके। जो बेसिकली ट्रेनिंग तो सब ले रहे थे मॉड्यूलर ट्रेनिंग, लेकिन उसमें अगर क्राफ्ट ट्रेनिंग भी डाल दी जाए तो वो और ज्यादा सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, तो वो वाला इसमें डाला गया। जो ऑब्जेक्टिव होता है इन ट्रेनिंग का वो क्या होता है कि जब भी किसी बंदे को हम ये ट्रेनिंग देंगे तो उनकी जो टेक्निकल स्किल्स है वो बढ़ जाएंगी। तो जब ये ट्रेन्ड पर्सनल किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वो अच्छे से कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, जब इन इंस्टीट्यूशन में काम करने से हम रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि ट्रेनिंग किस तरीके की हो रही है। और जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स होते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, वो भी अपनी पोटेंशियल्स इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ सकती है जब वो यहाँ काम करेंगे। नाउ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अप्रेंटाइसेस आफ्टर ट्रेनिंग। अब जब उन्होंने एक तरह की इंटर्नशिप थी जहाँ पे उन्हें पेमेंट भी मिल रहा था, काम भी कर रहे थे, अब इनका एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो जो इंटर्नशिप करने वाला बंदा है, अप्रेंटाइज है, वो वहीं पे ही काम करने लगे। कोई उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, उसकी मर्जी है, वो करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता ना करे। तो इस तरह का कोई उसको कंपल्शन नहीं होता है, और ना ही एम्प्लॉयर के को जबरदस्ती होती है कि आपको उसको रखना ही पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में बात करें, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज कहाँ लग सकती है एम्प्लॉयर के ऊपर? कोई भी एम्प्लॉयर जिसने उस पेपर में साइन किया है गवर्नमेंट के साथ जहां वो अप्रेंटिसशिप दे तो रहा है लेकिन सर्विसेज ज्यादा ले रहा है, जिनको हायर किया है उसने उसको कम पेमेंट कर रहा है, ओवर काम करवा रहा है, पेमेंट कम कर रहा है, ओवर टाइम करवा रहा है, या ऐसी चीजों में वो इन्वॉल्व है जो एक्सेप्टेबल नहीं है,
इंस्पेक्शन नहीं होने दे रहा है, इंक्वायरी नहीं बैठने दे रहा है और इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है जब उससे पूछा जा रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज को। तो जब इस तरह का एम्प्लॉयर हरकतें करेगा और जितने नंबर ऑफ अप्रेंटिसेस रखने हैं उससे ज़्यादा रख रहा है या उससे कम रख रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, सो ये पनिशेबल ऑफेंस है। इसके लिए उसको 6 मंथ के लिए जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन भी लग सकता है, या फिर अकेला फाइन लगेगा या फिर अकेले पनिशमेंट मिलेगी या फिर दोनों हो सकते हैं। तो तरह तरह की पनिशमेंट मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के ऑफेंसेस हैं उसके ऊपर और कैसे वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है। नाउ कमिंग टू ट्रेनिंग द इंटरिम स्टाफ। इंटरिम स्टाफ मतलब कि जो टेम्परेरी स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे भी कर सकती है, थोड़े टाइम के लिए भी कर सकती है एंड देन या डेली बेसिस पे भी कर सकती है या मैन पावर आउटसोर्सिंग भी कर सकती है। तो तरह तरह से हम इंटरिम स्टाफ को रख सकते हैं। लेकिन क्यों करते हैं हम ऐसा? हम बेसिकली इसलिए करते हैं जब हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की कमी हो गई है, कोई प्रोजेक्ट आया है जो सीजनल प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास जो सीजनली होते हैं एंड उस टाइम पे नीड ज़्यादा होती है एम्प्लॉयज़ की एंड उसके बाद ख़त्म हो जाती है। सो इस जो इंटरिम स्टाफ की बात करते हैं उसकी आजकल ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है चाहे मीडियम साइज के हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ की पॉपुलैरिटी हो रही है कि एज पर द रिक्वायरमेंट उनको हायर करो एंड जब रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाए तो उनको छोड़ दो, निकाल दो कंपनी से। एज सच कोई कमिटमेंट वाली बात नहीं होती है। सो इससे क्या होता है, कॉस्ट कम पड़ रही है ना, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए ही आपने एम्प्लॉयमेंट दिया था और कंपनीज ना इसको बहुत ओपनली एक्सेप्ट भी कर रही हैं इस चेंज को। ऐसी उनको टीम चाहिए जो स्मार्ट एक्ट करती है, सोचने वाली टीम है और वो कोर कॉम्पिटेंसीज में फोकस करती है, ऐसी टीम की तरफ सोचती है। सो ऐसी टीम को तैयार करना भी ज़रूरी है, उसके बारे में भी हम समझेंगे कैसे तैयार किया जाए। तो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ड्राइवर्स हैं इस आउटसोर्सिंग के, वो कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल गेन, कंपनी को फाइनेंशियल गेन होता है आउटसोर्सिंग से या इंटरिम स्टाफ से। लेसर एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल, एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रॉब्लम खत्म, हेडेक खत्म एंड फोकस ऑन कोर एरियाज। वो सिर्फ जिस काम पे उन्हें ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए उस पे ही वो फोकस करते हैं। कंपनीज का ध्यान सिर्फ मेजर कंपनी को रन करने में होता है, बार बार हेडेक लेने में नहीं होता बेमतलब का। सो दैट इज़ वाई ये 3 चीज़ों का बेनिफिट होता है जब इंटरिम स्टाफ रखा जाता है। सो बहुत सारा वर्क जो है अगर वो आउटसोर्स कर दिया जाए तो कंपनी कम प्राइस में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे सकती है किसी को भी, इससे टाइम भी बच रहा है, एनर्जी भी बच रही है। अब एचआर की अगर बात करें तो एचआर का मेन फोकस क्या हो गया? प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी तरफ फोकस कर सकता है एचआर और रिजल्ट्स भी डिलीवर कर सकता है। कौन से कोर पीपल हैं जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनकी तरफ एचआर फोकस कर सकता है। 5 टॉप बेनिफिट्स जो आउटसोर्सिंग के होते हैं वो इन्होंने यहाँ पे बताया। फर्स्ट, अपॉर्चुनिटी फॉर एचआर टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजी एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। जो स्ट्रेटेजी और कोर कॉम्पिटेंसीज है उसकी तरफ फोकस कर पाता है एचआर। सेकंड, सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ऑपरेशनल एंड ट्रांजैक्शनल कॉस्ट। 2 तरह के कॉस्ट कम हो जाते हैं, ऑपरेशनल एंड ट्रांजैक्शनल। एंड देन शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड इंक्रीज इन मोबिलिटी। जब भी रिस्क शेयरिंग की बात आती है, क्योंकि आपने आउटसोर्स किया है तो थोड़ा आउटसोर्स कंपनी की वजह से अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो रिस्क को शेयर करेगा, वो अपने आइडियाज दे सकता है रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाए। रिस्क अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो भी उसको पे करेगा एंड तो जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है उसको इधर उधर ट्रांसफर करने में भी हेल्प हो जाती है जब आप आउटसोर्सिंग करते हो। कंपनी के ऊपर ही एकदम से बर्डन नहीं आ जाता कि करना ही पड़ेगा ये प्रोजेक्ट। एंड देन एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास सर्विसेज। जब आप आउटसोर्सिंग करते हो तो आप वर्ल्ड की किसी भी कंपनी को रीच आउट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। देन ऑप्शन टू कन्वर्ट फिक्स्ड कॉस्ट टू वेरिएबल कॉस्ट। अगेन जो आपका, अगर आप सारे एम्प्लॉय अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में रखोगे तो आपको ये फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगी ही सारे एम्प्लॉयज को पे करने के लिए। अब अगर आपने कुछ मेन कोर एम्प्लॉयज रखे हैं, बाकी आप आउटसोर्स कर रहे हो, तो आपका जो कॉस्ट है वो वेरी करेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी बहुत कम होगा, तो आप बहुत कुछ बचा पाओगे। सो इंटरिम मोड ऑफ स्टाफिंग जब करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैक्सिबिलिटी देती है मैन पावर को स्केल अप करने की, मतलब अच्छे क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ को रखने की। क्योंकि एक बार ही निकालना है
किसी एम्प्लॉय को वो नुकसान वाली बात है, कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होती है। इससे अच्छा इंटरिम स्टाफ रखा जाए, तो उससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में भी एडवांटेज मिलती है। फालतू का जो टाइम वेस्ट होता है उसको वो शॉर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल और इमोशनल कॉस्ट जो आती है वर्कफोर्स को निकालने की, वो भी अवॉइड की जा सकती है। देन जो उनको रिक्वायर्ड स्किल चाहिए वो भी ऑप्टिमल कॉस्ट में उनको मिल जाती है। सो आउटसोर्सिंग जब भी करते हैं हम, सो ये बहुत सारे रिस्क को एक तो ट्रांसफर कर देता है, और बहुत सारे जो कंप्लायंस, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, लेजिस्लेटिव एंड कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इश्यूज होते हैं, ये वेंडर के ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि वेंडर जिससे आप ले रहे हो, जो बेच रहा है अपनी सर्विसेज, उसको ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं सोचनी पड़ेगी, क्योंकि उसने तो पकड़ा दिया काम, भाई करके दे दो मुझे। तो कंपनीज जो है उनको ज्यादा इन सब एक्सपेंडिचर्स में पड़ना नहीं पड़ता, मेंटेन नहीं करने पड़ते एक्सपेंडिचर्स। अपनी क्वालिटी को वो हाई ग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी एक्सपेंसिव जो होगी वो सिर्फ एचआर सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगी। थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग एजेंसीज जो होती हैं, मतलब कि आपने एक को दिया और एक ने एक और को दे दिया, जो इस तरह की थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग होती है। एक टेक्नोलॉजी एज मिल जाता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा स्मार्टर कंपनीज होती हैं, वो अपने आप को डेवलप करती रहती हैं, तो हाईली डेवलप्ड प्रोग्राम्स होते हैं उनके पास। सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे होते हैं एम्प्लॉय डाटा को मैनेज करने के लिए, स्पेशलाइज्ड होते हैं वो लोग, एक्सपर्ट होते हैं। देन जो और हायरिंग का कॉस्ट भी नहीं देना पड़ता, और बेस्ट एचआर प्रोफेशनल्स भी हम रख सकते हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग एजेंसीज का। और कमिटमेंट तो करनी नहीं पड़ती, क्योंकि हमने लेबर के साथ जब बात की है तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखा है, उस टाइम के बाद टाटा बाय बाय हो जाती है, तो कंपनी को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ जाता कमिटमेंट के बारे में। सो बेनिफिट्स, जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स है उसके बारे में भी सोचना ही पड़ जाता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता ना। एचआर डिपार्टमेंट की बात करें तो एचआर डिपार्टमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बढ़ जाती है। जैसे एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बढ़ जाती हैं, सुपरवाइज करना, इम्प्लीमेंट करना, और सक्सेसफुली जो आउटसोर्सिंग है उसको कैरी आउट करना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उसको एचआर को कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है एम्प्लॉय रिटेंशन के ऊपर, की लेवल पे जिनको भी उन्होंने रखा है। सक्सेशन प्लानिंग करनी पड़ती है। ह्यूमन रिसोर्स फाइन ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ती इंश्योर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारा एचआर के ऊपर पड़ जाता है। जो आउटसोर्सिंग है उसको करने में, एचआर की स्पेसिफिकली एचआर आउटसोर्सिंग करने में इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब कम ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि एचआर को अगर आपने आउटसोर्स कर दिया तो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कॉस्ट फैक्टर्स पे इम्पैक्ट होता है, जॉब लूज करने का खतरा, देन कॉन्फिडेंशियल डाटा का लूज करने का खतरा बढ़ जाता है। एथिक्स और आउटसोर्सिंग जो क्वालिटी होती है जो वेंडर्स की, वो उस पर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, क्योंकि आपने एचआर भी आउटसोर्स किया है। देन सिक्योरिटी ब्रीचेस का खतरा बढ़ जाता है। ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस होता है वेंडर का, उसके ऊपर उसकी सिक्योरिटी का भी डर हो जाता है। तो इसलिए एचआर को आउटसोर्स ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी चीज़ें आउटसोर्स की जा सकती हैं। सो इसलिए रीवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी वेंडर को काम देते हैं कि कॉन्फिडेंशियल का क्या होगा, कौन कौन सी चीजें, एंड देन पेनल्टीज, क्या पेनल्टीज लगेंगी अगर कुछ गड़बड़ किया किसी आउटसोर्स जिससे करवा रहे हैं। देन आउटसोर्सिंग एजेंसीज जो होती है ना, वो इंश्योर भी करती है क्लाइंट के डाटा को कि कहीं और ना जाए, और सिर्फ जो कोर टीम वर्क कर रही होती है ना, सिर्फ उसी के पास होता है वो डाटा, और किसी के पास जाता नहीं है। क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनीज को भी तो सोचना पड़ेगा ना कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा ना। फ्यूचर सिनेरियो की बात करें तो एचआर आउटसोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उन्होंने बहुत सारी पूरे अलग अलग, क्योंकि कंट्रीज में, वर्ल्ड की बहुत डिफरेंट कंट्रीज में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनमें वैल्यू एडिशन होता जाता है। ये एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं, इनको अच्छे से आता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये इनका सुपीरियर एक्सपीरियंस होता है, इनको हर एक क्वेरी का रिजोल्यूशन पता होता है। तो इनका एक ही फोकल पॉइंट होता है, क्वालिटी देना। नाउ अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करें तो किसी भी इंडिविजुअल को हमेशा सेल्फ डेवलपमेंट में काम करना बहुत ज़रूरी है, खुद को ट्रेन करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बेस्ट भी है ना, तो भी वो ये बैठ के नहीं बैठ सकता आराम से कि भाई मैं तो बेस्ट हूँ, अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, एवरीवन हैज़ टू इवॉल्व। आपको हमेशा इवॉल्व होते रहना पड़ेगा अगर आपको हमेशा बेस्ट बने रहना है। सो इसीलिए
कीप ऑन लर्निंग, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना पड़ेगा, कॉन्शियस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए। कंपिटेंसीज, कॉन्ट्रीब्यूशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो हेल्प करती है इंसान को प्रॉपरली आगे बढ़ने के लिए। और ये प्रॉपर अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाए तो ये सारी चीज़ें हम उनके अंदर इनकलकेट भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा ट्रेनिंग हम देते हैं तो उन ऑर्गेनाइजेशन की भी वैल्यू एनहांस होती है। कमिंग टू लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, ट्रेनिंग फॉर टीम बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो टीम पे ज़्यादा फोकस करती है रादर एक सिंगल इंडिविजुअल पे। जब भी हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो अगर एक टीम बन जाती है तो उसमें टीम में हम मोटिवेशन डाल सकते हैं, एंड देन जब मोटिवेटेड टीम होगी तो वो अचीवमेंट भी शो करेगी, क्योंकि सिंगल पर्सन का काम ही बड़ा कम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, टीम वर्क ही होता है। सो सारे मेंबर्स जो हैं उनकी भी नीड पूरी होती है, एज सच सोशल नीड जो होती है, एफिलिएशन की जो नीड होती है वो भी फुलफिल हो जाती है जब टीम बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। सो अगर थोड़ा सा उनको प्रेशर दिया जाए तो वो गोल को भी अचीव करके बता सकते हैं। उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट हम मेंबर्स का चेक कर सकते हैं, सो दैट वो अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे, कैसे कोलैबोरेट करेंगे, तो उनकी कोलैबोरेटिव स्ट्रेंथ पे भी वर्क किया जा सकता है। सो मेन फोकस यही होता है कि कैसे हम अपने मिशन को सक्सेसफुल करें, और मिशन के लिए विजन भी ज़रूरी है, राइट। सो कैसे टीम बिल्ड किया जाए वो उसके 4 स्टेप्स बताए हैं। मेन जो एरियाज है जिस पे हम वर्क करते हैं वो है डायग्नोसिस, टास्क अकम्प्लिशमेंट, टीम रिलेशनशिप, टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ये 4 एरियाज है जो हम टीम बिल्डिंग में यूज करते हैं। पहला जो डायग्नोसिस होता है वो होता है कि जो मेंबर्स हमने डिसाइड किए हैं टीम के लिए, उनको रेडी किया जाता है कि ये साथ में आप लोग वर्क करोगे, और उनको कुछ डाटा दिया जाता है जॉइंटली काम करने के लिए। फिर हम उनके वर्क जो भी उन्होंने परफॉर्म किया है एज अ टीम, उनको फीडबैक दिया जाता है, और ये बताया जाता है कौन कौन से प्रॉब्लम एरियाज है एज अ टीम, उस पे वर्क करते हैं। फिर टीम बिल्डिंग फोकस किस पे करती है, उसके बाद टीम बिल्डिंग की बात आई तो उसमें हम फोकस करवाते हैं टास्क अकम्प्लिशमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रोल क्लैरिफिकेशन, गोल सेटिंग, इन चीज पे काम कराते हैं। एंड देन इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बिल्ड करने और मेंटेन कैसे करना है उस पे। एंड देन बॉस सबॉर्डिनेट वाले को भी हम इस चीज को भी सिखाया जाता है कि बॉस सबॉर्डिनेट का कैसा रिलेशनशिप होता है, पीयर रिलेशनशिप क्या होता है वो बताते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, ये वाली चीजें पे हम फोकस करते हैं जब टीम बिल्डिंग के ऊपर हम फोकस करते हैं। बाकी हम और भी बहुत सारे पॉइंटर्स इन्होंने दिए हैं, जैसे कि ग्रुप प्रोसेस को मैनेज करना और अंडरस्टैंड करना कि किस तरह से ग्रुप वर्क करता है, कल्चर किस तरह का है ग्रुप का उसको आइडेंटिफाई करना, बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना, कोलैबोरेशन को देखना कि कैसे हम कोलैबोरेट करेंगे टीम में, उसको देखना। देन सारे जो मेंबर्स हैं उनको रोल निगोशिएशन टेक्निक सिखाई जाती है, उनको इफेक्टिव वर्क टीम कैसी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं। फिर उनके क्या गोल होगा, क्या मिशन होगा, क्या पर्पस होगा टीम का, उसके बारे में क्लियर आइडिया दिया जाता है। एंड देन जितने भी पार्टिसिपेशन है मेंबर्स का वो देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, उनको सुना जाता है उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स है। एंड देन कैसे इफेक्टिव इंटरेक्शन हो मेंबर्स के बीच में उस पर वर्क किया जाता है। देन डिसीजन मेकिंग के ऊपर आइडिया लिया जाता है कि किस तरह से डिसाइड करेंगे कि आगे कैसे प्रोसेस प्रोग्राम इस पूरे जो टीम है वो आगे कैसे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या टास्क पे वर्क करेगी। प्रॉब्लम्स अराइज होंगी तो उसको कैसे डायग्नोस करना है, जॉइंटली डिस्कस कैसे करना है प्रॉब्लम को, उसको सॉल्व करने के लिए कैसे कोऑपरेट करेंगे, कैसे एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहेंगे, तो उस तरह के सपोर्टिव रिलेशनशिप के बारे में वर्क किया जाता है टीम में। और जैसे ही लीडरशिप के बारे में कोई नीड अराइज होती है तो कौन वॉलंटियर करेगा टीम में से उसके ऊपर वर्क किया जाता है, कौन सपोर्टिव रोल प्ले करेगा, कोई कौन इनफॉर्मल रोल प्ले करेगा, ये इस पे वर्क किया जाता है। देन मेंबर्स का ट्रस्ट और एक दूसरे को वो कितना रेस्पेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर वर्क किया जाता है टीम फॉर्मेशन के टाइम पे। रोल कितने क्लियर हैं, किसका काम क्या होगा, कौन सा वर्क कौन करेगा, और अगर कोई एब्सेंट है तो दूसरा उसकी जगह पे काम करेगा कि नहीं करेगा, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, इस तरह के चीज़ों पे भी वर्क किया जाता है। किस तरह से ये लोग बेटर तरीके से ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर वर्क किया जाता है। देन टीम कलेक्टिवली कैसे काम करेगी, दूसरे स्किल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, कौन कौन से
कौन लोग कौन सी स्किल कैरी करते हैं उसके बारे में कैसे जानेंगे, वो सारी चीज़ें सीखते हैं। देन एक क्लोज सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होती है टीम के अंदर, उनमें एक लॉयल्टी डेवलप होने लगती है, कोहेसिवनेस डेवलप होने लग जाता है। नाउ पॉजिटिव सिनर्जी के बात करेंगे। पॉजिटिव सिनर्जी का क्या मतलब होता है? रिजल्ट के लिए टीम जब आपस में एफर्ट करती है और एक साथ जब वो काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो उनके इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस थी उससे ज़्यादा बेटर होती है। इंडिविजुअल जो उनके इनपुट्स थे उसका सम करके जो आया है उसकी जो परफॉर्मेंस थी उससे बेटर इन सब की इकट्ठी की परफॉर्मेंस होती है, उसको पॉजिटिव सिनर्जी कहते हैं। सेल्फ असेसमेंट कैसे किया जा सकता है? मेंबर्स अपना कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे और कैसे वो टीम में किस तरह से काम कर रहे हैं, और पीरियडिकली उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। हाई परफॉर्मेंस टीम वो ओवरऑल जो होगी उनमें स्ट्रॉन्ग पर्सनल कमिटमेंट देखा जाएगा, ज़्यादा एम्बिशियस होगी, वो म्यूचुअली अकाउंटेबल होंगी हर एक चीज़ के लिए, एंड देन उन अपने टास्क को इंटरचेंज भी करेंगे और इस एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के बारे में भी ये जानते होंगे। सो इस तरह से इनको पता होगा कि किसके पास कौन सी स्किल है और कौन सा टास्क ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता है। नाउ स्किल्स ऑफ लीडर फॉर टीम वर्क। अगर वैसे तो टीम में कोई लीडर होता नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत अच्छा लिसनर होता है, जो हमेशा अवेलेबल रहता है, जो प्रॉब्लम्स को रेस्पॉन्ड करता है और ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन करता है सबके साथ। उसको फिर ये टीम अपने आप उसको एक लीडर की तरह सोचने लग जाती है टीम। तो जब भी पर्सन की कैपेबिलिटीज जो हैं वो उसके वर्क में दिखना शुरू हो जाए तो हमारे को पता चल जाता है कि वही एक लीडर है। तो लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर वो होना चाहिए जो एनकरेज करे, रेस्पेक्ट करे, अंडरस्टैंड करे और मेंबर्स में ट्रस्ट डेवलप करे। फिर वो पूरी टीम को एम्पावर करने वाला होना चाहिए, वो एग्जाम्पल सेट करने वाला होना चाहिए, हाई क्वालिटी वर्क को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। देन ऐसे टारगेट्स को सेट करने वाला होना चाहिए जो मेंबर्स आराम से अचीव कर सके, रियलिस्टिक टारगेट रखे, और कोई परफॉर्मेंस अगर पुअर जा रही है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए पुश कर सके मेंबर्स को, और एक इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाए जिसमें कोई भी इशू आए तो आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 4 ब्लॉक 1 MPCE 032। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।